हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आइए बेटा अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट हो जाएं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वी आर गोइंग टू टेक समथिंग ऑफ बीट, ज़रा सा हट के चीज़ों को लेने वाले हैं। राइट, शब्दों और वाक्यों को समझने की बेहतरीन जो पद्धति है, जो तरीका है, उसमें हम और आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ नया करते हैं। राइट, अभी तक हम जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट के। राइट, सारे के सारे जुड़ जाइए और अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट बैठिएगा बेटा। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सेशन देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं सेशन देखने का। ऑलवेज सिट विद अ नोटबुक एंड अ पेन। अगर आप चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो साथ साथ भूलने की यात्रा चलती रहती है बेटा। राइट, तो अपनी हाथ से लिखी गई चीज़ें आपको याद रहती हैं। कंप्यूटर का प्रिंट या फिर स्लाइड्स आपको याद नहीं होंगी बेटा। हमेशा याद होगा वो जो आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे, तो उसे बेहतरीन तरीके से बनाते चलें। आज का क्लास नंबर डालें, डेट डालें और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को नोट करते चलें। आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है बेहतरीन जो एग्जाम में आए हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। गिनती के कुछ इडियम फ्रेज हम कर लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम्स और ऑल ओवर वर्ल्ड बोलने वाले सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इंटरव्यूज में आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं, और अंग्रेज इसे खेल खेल में बोल जाते हैं बेटा। वो चीज़ें हमारे लिए भारी हो सकती हैं पर अंग्रेज़ों के लिए कि ये महज एक खेल जैसा है। राइट, और हो सकता है कि हमें वो चीज़ बहुत भारी लगे। विदाउट टेकिंग मोर टाइम अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट हो जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला वर्ड। लेट्स मूव। चलिए बेटा, आज का पहला वर्ड हमारे पास आया और जितने भी संभव शब्द उसके बनते होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स भी कर लेंगे। पहला वर्ड है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब आप समझते हैं। ट्रम्पेट का मतलब एक तरीके से जो टूट करने के लिए या आवाज करने के लिए जो लिया जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। हिंदी में जरूर लिखेंगे हर एक चीज को, क्योंकि भाषा आपकी जो है वो हिंदी है। बेहतरीन तरीके से दिमाग चल पाएगा। ब्लो का मतलब बजाना या फूंक मारना। वंस का मतलब यहां पे कुछ भी लगा सकते हो, माई और हिज आवर देयर। जैसे ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस की जगह यही सारे वर्ड्स लगते हैं बेटा। हिज ऑन ट्रम्पेट। ऑन का मतलब यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना, शेखी बगरना। राइट, अपनी बड़ाई खुद करना। राइट, सो अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा खुद करना या स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बेटा। राइट, अपनी प्रशंसा खुद करना यानी कि व्यक्ति अपनी बड़ाई खुद करता रहता है। जैसे अगर हम देखें, राइट, स्वागत है आप सभी का। प्रतिभा पासवान, अनामिका, ओशिन चौधरी, आइए, शाबाश। सो यहां पे अगर देखें टू प्रेज का मतलब होता है, प्रेज माने प्रशंसा करना, वन सेल्फ यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। कि जैसे अगर कहा जाए कि भैया, अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे बात करने लगे कि भाई साहब मेरा कोई तोड़ नहीं है, मेरा कोई जवाब नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आप यूनिक हैं, पर जब आप बार बार इस बात को कहेंगे, राइट, तो इसको कहेंगे कि यू आर ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। कई बार कहा भी जाता है कि व्यक्ति बैठकर अपनी बड़ाई खुद कर रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। जब व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो कर क्या रहा है? मेरे साथ बोलेंगे शाबाश, बोले ही इज ब्लोइंग। शाबाश, बहुत अच्छे। ही इज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। राइट, एक शिक्षित व्यक्ति को कभी भी अपनी ट्रम्पेट खुद नहीं बजानी चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स खुद आपके बारे में बात करती हैं। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब है, राइट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब है अपनी प्रशंसा खुद करना। अपनी प्रशंसा खुद करना, दैट इज कॉल्ड ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। सो जस्ट अ मिनट, एक बार बैटरी इसमें डाल लेते हैं बेटा। चेंज द बैटरी। या चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। बहुत अच्छे ओशिन, बहुत बढ़िया बेटा। राइट, अब यहां पे जो वर्ड्स हैं अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा बेटा। एक वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ब्रैग, BRAGE। गधे का जो रेंगना होता है ना, रेंगना, गधा रेंगता है, गधा हो जो होची होची करता है उसको हम ब्रैग कहते हैं। राइट, आप ये भी कह सकते हैं डोंट ब्रैग। लिखेंगे अपनी नोटबुक में डोंट ब्रैग। गधे के रेंगने को हम क्या कहते हैं? ब्रैग। यानी कि वो ब्रैग करता है, होची होची करता रहता है, अपने बारे में प्रशंसा करता रहता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैग। शाबाश।
तो ब्रैग का मतलब गधे के रेंगने के बराबर है। शाबाश निखिल, बहुत अच्छे। ब्रैग लिखेंगे अपनी नोटबुक में ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट के लिए। बोस्ट है ना, बोस्ट, बोस्ट का मतलब लंबी लंबी फेंकना, बड़ी बड़ी हाँकना, राइट, के व्यक्ति अपनी प्रशंसा, अपने ताकत को, अपने ज्ञान को इतना प्रदर्शित कर रहा है कि सामने वाले को अच्छा नहीं कर रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो बोस्ट का मतलब लंबी लंबी फेंकना। टूट और ब्लो में कोई अंतर नहीं है। ब्लो का भी मतलब बजाना होता है, ब्लो माने फूंक मारना भी होता है, और टूट का भी मतलब बजाना होता है। ब्लो वंस ऑन हॉर्न, हर एक व्यक्ति के हाथ में अपना हॉर्न है और वो अपने बारे में पी 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 व्यक्ति करता रहता है, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ब्लो वंस ऑन। तो ये वर्ड्स बेटा मिल सकते हैं आपको आंसर में। आंसर में कौन से वर्ड मिल सकते हैं? अगर क्वेश्चन आया हुआ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट से, तो आंसर या तो मिलेगा टू प्रेज वन सेल्फ, या फिर आंसर में मिलेगा ब्रैग, या फिर मिलेगा बोस्ट, या फिर टूट वंस हॉर्न का भी मतलब वही है जो मतलब है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का। अपनी ही व्यक्ति तूती, कहते भी विश्व विख्यात है, जगत में इसकी तूती बोलती है। पर अगर व्यक्ति अपने ही बारे में बहुत सारी बातें बोलने लगे, राइट, तो अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, राइट, होता है ना, हिंदी में बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह लिखेंगे जरूर बेटा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। राइट, हिंदी में लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे बेटा, और इंग्लिश में बार बार उसे देखें, रिवाइज करें अपनी नोट्स में, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब अगर देखें, वाक्य को देखें और अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि अपने बारे में कुछ कहें। राइट, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जो सभ्य लोग हैं, सभ्य लोग ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। जो सभ्य लोग हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति सफल होता है, राइट, छोटी सफलता के ऊपर व्यक्ति बहुत सारी बातें करता है, मैंने तो ये किया, मैंने तो इतना संघर्ष, मैंने तो, ठीक है भाई, व्यक्ति बताएं, व्यक्ति आपके बारे में आपकी बायोग्राफी बनाए, आपके बारे में बताएं। पर जब व्यक्ति अपने बारे में ही बगाड़ने लगे, कहते मैं अपने बारे में तो बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, पर इस यात्रा में जो शिक्षाएं मैंने ली उनके बारे में बोलूंगा, मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, इस यात्रा से मुझे क्या क्या सीखने को मिला। ये एक शिक्षित व्यक्ति की निशानी है कि मैंने जो जीवन में संघर्ष किया उससे मुझे क्या सीखने को मिला, ये मैं शेयर कर सकता हूं। मैंने क्या क्या किया या मैं कितना अच्छा हूं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। यानी कि यही है कि ही रिफ्यूज टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, उसने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से मना कर दिया। एंड ब्लशिंगली डिक्लाइंड टू स्पीक, ब्लश का मतलब क्या होता है? शर्म से चेहरा लाल हो जाना। ब्लश एक बहुत अच्छा शब्द है बेटा, इसका मतलब होता है शर्म से चेहरा लाल हो जाना। राइट, शर्म से चेहरा लाल हो जाना ब्लश होता है। शर्म से जब चेहरा लाल हो जाता है वो ब्लश है। ब्लश हो, चेहरा लाल हो जाना। रिफ्यूज्ड और डिक्लाइंड दोनों सिनोनिम है, जो मतलब है रिफ्यूज्ड का वही मतलब है डिक्लाइंड का। राइट, यानी कि मना कर दिया। रिफ्यूज का भी मतलब है मना करना, डिक्लाइन का भी मतलब है मना करना। ही रिफ्यूज, संडे जरूर लिखेंगे बेटा, कोई भी ऐसा वाक्य ना हो जो आप ना लिखें। राइट, सो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो ही रिफ्यूज्ड टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट एंड ब्लशिंगली डिक्लाइन टू स्पीक, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बिल्कुल अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, और उसने मना कर दिया। ये वाक्य जरूर लिखें बेटा, ये वाक्य जरूर लिख लें, शर्मिंदा होकर उसने बोलने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, अपने बारे में बड़ाई नहीं करना चाहता था। एंड ब्लशिंगली डिक्लाइन टू स्पीक। एक स्टेटमेंट और लेंगे, लेट्स टेक वन मोर स्टेटमेंट। शाबाश, साथ साथ उतारते चलेंगे। लेट्स टेक वन मोर स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लेते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट से। चलिए लिखेंगे बेटा, नोबडी, वाक्य लेंगे, शाबाश, likes him, nobody likes him because he brags, because he brags, because he boasts, because he toots। वो क्या करता है? ये toots his on हॉर्न, HORN, कोई उसे पसंद नहीं करता। बिकॉज ही ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, ये सारे वाक्य जरूर लिखें बेटा, ये सारे शब्द जरूर लिखें। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही ब्रैग्स, ही बोस्ट्स, ही टूट्स हिज ऑन हॉर्न, वो अपनी ही हॉर्न को बजाता रहता है, अपने ही बारे में बातें करता रहता है। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही ब्रैग्स, ही बोस्ट्स, ही टूट्स हिज ऑन हॉर्न, या फिर ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए देखते हैं अगला
शब्द क्या सिखा रहा है हमें? बियर विद। बियर विद का मतलब होता है किसी को सहन करना, सपोर्ट, टू बी पेशेंट विद। बियर का मतलब क्या है? सहन करना होता है, राइट? बियर की दो फॉर्म होती हैं बेटा। अगर हम बियर की बात करें तो बियर की एक फॉर्म होती है बियर, बोर और बॉर्न, और एक होती है बियर, बोर और थर्ड फॉर्म में अंतर रहता है BORNE। जब जन्म लेने की सेंस होती है, जन्म लेना या जन्म देना, जन्म लेने की सेंस में हम इसको कहते हैं, पर जब सहन करने वाली सेंस में हो, सहन करना, तो इसकी जो फॉर्म है वो ये थर्ड फॉर्म ये वाली होगी बेटा, राइट? बियर के दो मतलब हैं, जन्म लेना या देना और सहन करना। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम रहती है, पर जब थर्ड फॉर्म है बेटा, तो जब जन्म लेने वाली सेंस में है तो ये फॉर्म रहती है बिना ई वाली, और जब सहन करने वाली सेंस यानी कि जब टोलरेट वाली सेंस होती है, यहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा, टोलरेट करना, किसी चीज को सहन करना, राइट? सो ये रहा टोलरेट वर्ड, देखें, टोलरेट करना। तो टोलरेट वाली सेंस में ये उसकी थर्ड फॉर्म रहती है, हमेशा याद रखिएगा। बियर विद यानी कि सपोर्ट, टू बी पेशेंट विद, इसका मतलब धैर्य रखना विद समबडी। पेशेंट का मतलब यहां पे मरीज से नहीं है, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान होना, धैर्यवान होना, टू बी पेशेंट विद समबडी और समथिंग। शो फॉरबियरेंस, देखो ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा। क्या शो करना? फॉरबियरेंस शो करना, शो फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा। फोर आप लिख लोगे, बियर आप लिख लोगे, और उसमें एंस जोड़ना है, वो आप जोड़ लीजिएगा। शो फॉरबियरेंस, ये स्पेलिंग है इसकी, इसका मतलब सहन शक्ति, सहनशीलता। इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी आम बोलचाल में किया करे बेटा, कि आप मेरी फॉरबियरेंस का टेस्ट ले रहे हो, आप मेरी फॉरबियरेंस को चैलेंज कर रहे हो बेटा। तो सहन शक्ति, शो फॉरबियरेंस यानी कि सहन शक्ति दिखाना टुवर्ड्स somebody, show forbearance towards somebody या something हो सकता है, SB का मतलब somebody है, या फिर something, किसी चीज को सहन करने की शक्ति दिखाना, कि भाई देखिए हम बड़ा धैर्यवान होकर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, टोलरेट करना। और खासकर ये किसके लिए आता है? अगर आप किसी अच्छी चीज को सहन तो खैर आप जानते हैं कि सहन करने वाली सेंस जो भी होगी, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव होगी उसे आप इंजॉय करोगे, सहन थोड़ी करोगे, राइट? जैसे अगर क्लास बहुत अच्छी है, विल यू बियर विद द क्लास और इंजॉय द क्लास? जवाब आएगा सर वी विल एंजॉय द क्लास, राइट? बियर विद कहां आता है? इसका मतलब आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको वहीं बने रहना है, राइट? बहुत बार क्या होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड को लाइक नहीं करता, बट दे बियर विद द रिलेशन सो दैट रिलेशन मे कंटिन्यू, फैमिली बर्बाद ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली जो है, फैमिली में जरूरी नहीं कि सबके विचार एक जैसे बनते हों, विचार अगर अलग भी हो तो भी यू बियर विद द पर्सन, इसका मतलब सहन शक्ति दिखाते हैं, यू बिकम पेशेंट विद द पीपल, राइट? तो टोलरेट करना, स्पेशली थ्रू डिफिकल्टीज, जब मुश्किल आ रही हो किसी चीज में, राइट? अब यहां पे देखें, मान लीजिए कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, बियर विद मी, बियर विद मी अ मोमेंट, यानी कि एक क्षण के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करें। देखिए सपोर्ट करना, सपोर्ट करने की तो सेंस है, मतलब माहौल ऐसा है कि सपोर्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बियर विद मी अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, थोड़ा धैर्य दिखाएं। शो फॉरबियरेंस फॉर मी, इसका मतलब यही हो गया ना कि सहन शक्ति दिखाएं। वाइल आई मेक अ कॉल, वाइल आई मेक अ कॉल, ये वाक्य कब बोला होगा? सिचुएशन में चलते हैं। यहां पे आप, ये एक कमरा है और इसमें एक सोफा डला हुआ है, इधर एक सोफा इधर डला हुआ है, यहां पे बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और आपको एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। आप क्या करते हैं कि भाई आप इनको, अब आपको फोन करने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है, तो आप इनको कहते हैं कि सर प्लीज बियर विद मी, यानी कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बियर विद मी अ मोमेंट, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा धैर्यवान हो जाइए, थोड़ी सी मेरे लिए सहन शक्ति दिखाइए। बियर विद मी अ मोमेंट वाइल आई मेक अ कॉल, जब तक मैं कॉल करूं, राइट? तो बियर विद मी अ मोमेंट वाइल आई मेक अ कॉल, जब तक मैं कॉल करूं। एक वाक्य हम अपनी तरफ से भी लेंगे, लिखेंगे आई हैव। अब कौन सा बॉन्ड, थर्ड फॉर्म मुझे लगानी है, तो बिना ई वाली या ई वाली, कमेंट करके बताइएगा बेटा। बिना ई वाला लगाऊं, सहन शक्ति वाली बात है, धैर्यवान वाली बात है, तो यहां पे जो आएगी वो बिना ई वाली आएगी या ई वाली आएगी? शाबाश। आई हैव बॉन्ड, ये वाली आएगी बेटा। विद यू
enough. I have borne with you enough, but I will not bear with you. कहते मैंने बहुत सहन कर लिया, मैंने आपको बहुत सपोर्ट कर लिया, मैं बहुत धैर्य, अब मेरा धैर्य जवाब दे गया. आई विल नॉट बियर विद यू एनी मोर. वाक्य लिखिएगा बेटा, कोई भी वाक्य ऐसा मत छोड़िएगा, क्योंकि इन वाक्यों से आपको भाषा की समझ डेवलप करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी. आई हैव बॉर्न विद यू इनफ, आई विल नॉट बियर विद यू एनी मोर. मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं और सहन करने वाला नहीं हूं. शाबाश, बहुत अच्छे अनामिका, बहुत अच्छे संजू, बहुत बढ़िया. वाक्य बनाते चले, ये आपने लिख लिया होगा. अगले वर्ड पर चलते हैं. दो हमने किए. पहला हमने किया ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जिसमें ब्रैग था, जिसमें टूट वंस ऑन हॉर्न था, है ना, और बोस था. अब हमने किया क्या, बियर विद, यानी कि सपोर्ट करना. चलिए यहां से आगे चलते हैं, अगले वर्ड की तरफ देखते हैं कि अगला वर्ड हमें क्या सिखाता है. अगला वर्ड हमारे सामने आ गया, राइट. गिव वेंट टू. गिव वेंट टू, राइट. रास्ता देना, निकालने का रास्ता, दैट इज कॉल्ड गिव वेंट टू. नूर जहां, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग. आइए, शाबाश. गिव वेंट टू एम्फसाइज और एक्सप्रेस. शी डिड गिव वेंट टू. वेंट के बारे में अगर हम देखें तो वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है. वेंटिलेशन का मतलब है बाहर आने जाने का रास्ता. यानी कि कमरा है, अगर बंद है तो कहते हैं यार इसमें सफोकेशन होगी, घुटन होगी, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन नहीं है. ये शब्द तो बहुत आम है, बहुत कॉमन है. वेंटिलेशन का मतलब है किसी चीज, हवा के बाहर आने जाने का रास्ता, राइट. तो एक एग्जॉस्ट लगा दिया जाए तो वेंटिलेशन हो जाती है, हवा बाहर जाने लग जाती है. यस और नो, दैट इज कॉल्ड वेंट. वेंट का मतलब होता है बाहर निकालना. गिव एग्जिट टू. वेंट का मतलब यहां पे अगर हम एग्जिट कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा. वेंट इज इक्वल टू एग्जिट, राइट. और किसी चीज को फोर्सफुली, देखो ध्यान से, टू एम्फसाइज और एक्सप्रेस. किसी चीज को एम्फसाइज करना, जोर डाल के एक्सप्रेस करना, जोर डालना किसी चीज के ऊपर, खासकर किसी नेगेटिव चीज को. याद रखना, अगर आप अपने अंदर की करुणा को, दया को, सहन शक्ति को, सहानुभूति को अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो कभी भी गिव वेंट टू का इस्तेमाल ना करें, राइट. पर अगर आतंकवादी अपने आतंक को, कोई अपनी क्रूरता को, कोई अपने गुस्से को, कोई अपनी नाराजगी को बाहर निकाल रहा है, तभी ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है. यानी कि ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है बेटा. गिव वेंट टू, राइट. अदरवाइज पॉजिटिव है तो उसे आप शो कर सकते हो, राइट. जैसे अगर मैं कहूं द मदर ब्लैंक हर लव फॉर हर चाइल्ड. मान लीजिए ये फिल इन द ब्लैंक आ गया. ऑप्शन नंबर ए आ गया गेव वेंट टू. ऑप्शन नंबर बी आ गया शोड. उसने अपना प्यार अपने बच्चे के लिए दिखाया, या फिर गेव वेंट टू. इसका भी मतलब होता है एग्जिट करना, एक तरीके से एक्सप्रेस करना. देखो ध्यान से, एक्सप्रेस करना इसकी भी सेंस है, राइट. एक्सप्रेस करने की सेंस में है. अब माने क्या किया होगा, डेफिनेटली आपका जो आंसर है लव है तो पॉजिटिव है, इट कैन नॉट बी गिव वेंट टू. तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव के लिए आता है बेटा. अगर यहीं पे हम स्टेटमेंट कहें बेटा, द पुलिसमैन ब्लैंक his anger for the culprit. कल्प्रिट का मतलब क्या होता है बेटा, दोषी, क्रिमिनल, जिसने कुछ गलत किया हो, क्राइम करने वाले व्यक्ति को हम कल्प्रिट कहते हैं. द पुलिसमैन, अब यहां पे क्या, शोड हिज एंगर. शोड ठीक है, पर अगर शोड और गिव वेंट में पूछे ज्यादा फोर्सफुल और ज्यादा सटीक आंसर कौन सा होगा, तो यहां पे आंसर कौन सा होगा बेटा, गिव वेंट टू, राइट. तो किसी नेगेटिव चीज को आप करते हो तो गिव वेंट टू होता है बेटा. शाबाश संजू, बहुत अच्छे. गिव वेंट टू एम्फसाइज और एक्सप्रेस. अब अगर हम वाक्य पर आ जाए, देखो ये वाक्य आ गया हमारा. एक वाक्य हमने एक्स्ट्रा लेना था तो वो हमने ले लिया. यहां पे हमने देखा कि यहां पे शोड लगाया और यहां पे आंसर क्या होगा, गिव वेंट टू. यहां पे आंसर हो गया क्या, शोड. गिव वेंट टू एम्फसाइज और एक्सप्रेस. शी डिड नॉट वांट टू, वो नहीं चाहती थी. शी डिड नॉट वांट टू गिव फुल वेंट, यानी कि पूर्णतया एक्सप्रेस करना,
फुल एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग, फुल वेंट टू हर फीलिंग्स। अब वो अपनी फीलिंग्स को पूर्णतया बाहर नहीं निकालना चाहती थी। अब एक बात सोचो, ये जो फीलिंग्स होंगी इसकी, ये पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी बेटा, सकारात्मक होंगी या नकारात्मक? अगर वो छिपा के रखना चाहती है तो इसका मतलब डेफिनेटली फुल वेंट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उस फुल वेंट को देने में दिक्कत हो सकती है। शी डिड नॉट वांट टू गिव फुल वेंट टू हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को फुल वेंट वो नहीं देना चाहती थी। दैट इज कॉल्ड फुल वेंट बेटा। इसका वाक्य का मतलब ये हो गया कि वो पूर्णतया एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को नहीं करना चाहती थी, राइट? सो 3 वर्ड्स हमने किए अभी तक। चौथे पर चलते हैं, देखते हैं चौथा हमें क्या सिखाएगा। लेट्स मूव। टर्न अ डेफ ईयर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सारे के सारे वर्ड्स बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, राइट? ये सारे के सारे इडियम्स फ्रेजेस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब इग्नोर करना होता है, राइट? किसी को सुनकर भी अनसुना कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। पे नो अटेंशन, इग्नोर, यानी कि बिल्कुल ध्यान ना देना, सुनकर अनसुना कर देना। हिंदी में कहते हैं ना कानों पर से टालना। लिखे जरूर, कहते भी हो यार मेरी बात तो कानों पर से टाल देता है। कानों पर से टालना, इसका मतलब जब कोई बात आपकी कानों पर से टालता है तो आपकी बात मानता है या नहीं मानता है? नहीं मानता है, राइट? पे नो अटेंशन। जैसे आप वाक्य को समझें, टेररिस्ट टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल द अपील्स ऑफ द आर्मी। कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में या वेब सीरीज में या रियल में भी कभी देखने को मिला हो कि पुलिस वाले लगातार बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आतंकवादी छुपे हुए हैं उसमें लगातार वो एक अनाउंसमेंट करते बाहर करके कि आप समर्पण कर दीजिए, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, राइट? हम बिल्कुल एनकाउंटर नहीं करना चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, आप अपनी गुनाह कबूल कर लीजिए, आप हथियार छोड़ दीजिए। ये अपील्स की जाती हैं। पर अगर उन अपील्स को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाए तो उसी वाक्य को देखो, महसूस करो, सिचुएशन को महसूस करो। बोले द टेररिस्ट, यानी कि जो आतंकवादी था, टर्न्ड अ डेफ ईयर, यानी कि उसने क्या कर दिया? पेड नो अटेंशन, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने कानों पर से टाल दिया। द टेररिस्ट टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल द अपील्स ऑफ द आर्मी, यानी कि जितनी भी अपील्स आर्मी ने की, आर्मी ने अपनी तरफ से जो जो बोला, उन सारी की सारी अपील्स को इग्नोर कर दिया। पे नो अटेंशन, इग्नोर, इग्नोर कर देना, देखकर भी अनदेखा कर देना या सुनकर अनसुना कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। स्टेटमेंट ले सकते हैं, नेवर टर्न अ डेफ ईयर टू योर टीचर। कहते भी अपने शिक्षक की बातों को कानों पर से मत टालें। अगर बताया जा रहा है कोई चीज तो दैट इज फॉर योर बेटरमेंट, वो आपके भले के लिए होगी, तो डेफिनेटली उसे अप्लाई करें अपने ऊपर, ना कि इग्नोर करें। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। वाक्य जरूर लिख लीजिएगा सारे के सारे अपनी नोटबुक और पेन में, कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ें जो आप लिखे नहीं। अगला वर्ड आपके सामने है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब विवाद होता है बेटा। कंटेंशन का मतलब क्या है? विवाद, फसाद, झगड़ा। विवाद, फसाद और झगड़ा, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। बोन माने हड्डी। मान लीजिए 2 डॉग्स हैं, उनके बीच में एक हड्डी है, उसके ऊपर उनकी लड़ाई हो रही है, तो फसाद की जड़, फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु, कहते यही तो फसाद की जड़ है। तो जो फसाद की जड़ है दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि ऐसा मुद्दा जो झगड़े का, विवाद का है, डिस्प्यूट का है, दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। और भी वर्ड्स आते हैं इसके लिए, जैसे एक वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है मूट पॉइंट, इसका भी मतलब है फसाद की जड़। या फिर आपको मिल सकता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का भी मतलब झगड़ा होता है बेटा। इन सारे वर्ड्स को लिख लीजिएगा, इन सब का मतलब एक ही है, फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु, विवाद का मुद्दा। अगर हम वाक्य ले, द एजुकेशन सिस्टम, और खासकर आपके लिए अगर हम एग्जाम की तैयारी करने वाले की बात करें तो यहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम भी रखा जाता है। द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन, राइट? भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो एक बहुत बड़े फसाद की जड़ है, झगड़े की वस्तु है, विवाद का मुद्दा है। करिकुलम में क्या शामिल करें, किसको हटा दें, राइट? कई बार क्या होता है कि एक कल्चर की बातें दूसरे कल्चर में फिट नहीं होती, तो वो क्या हटाएं, क्या जोड़ें ताकि वो मुद्दा किसी तरीके से सोल्व हो जाए। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो फॉल्टी है, वो हमेशा एक फसाद का कारण, एक झगड़े की वस्तु लगातार लोगों में बना रहता है। द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु, राइट? जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें
तो जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन माने झगड़ा होता है बेटा, क्वेरल, फाइट, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन, और बिटवीन आएगा क्योंकि दो कंट्रीज हैं, दो से ज्यादा होता तो अमंग आता, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो झगड़े की वस्तु, हमने अपना भी एक वाक्य लिख लिया, साथ साथ लिखते रहे। राइट, शाबाश। सक्सेस इन लाइफ, वेल कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल आपकी दूसरी क्लास थी, तो कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, शाबाश। तो आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलें। दिस इज बोन ऑफ कंटेंशन। ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु, पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अगला वर्ड हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? इट्स बोन ऑफ कंटेंशन। स्टैंड ऑन वंस फीट, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। टू बी इंडिपेंडेंट, स्टैंड ऑन वंस फीट, ये तो बड़ा कॉमन है बेटा, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अपने पैरों पर, सब कहते हैं ना मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। राइट, आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई फीट, इसका मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना। टू बी इंडिपेंडेंट यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र होना, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, राइट, हर तरीके से व्यक्ति अगर आजाद रहना चाहता है, दैट्स को स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट। वंस की जगह जहां भी आए तो माई और हिज आवर देयर लगा सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं बेटा। लिखेंगे आई एम वर्किंग हार्ड, शाबाश, वाक्य जरूर लिखेंगे। आई एम वर्किंग हार्ड टू स्टैंड ऑन, टू स्टैंड ऑन, वंस की जगह क्या लगा दूंगा? अगर आई है तो क्या आ जाएगा? माई। टू स्टैंड ऑन माई ऑन फीट, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेहनत कर रहा हूं। आई एम वर्किंग हार्ड टू स्टैंड ऑन माई ऑन फीट, मैं अपने ही पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आई एम वर्किंग हार्ड टू स्टैंड ऑन माई ऑन फीट, दैट इज कॉल्ड स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट। टू बी इंडिपेंडेंट, लगातार आजाद होना, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना, सेल्फ रिलायबल बनना। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बहुत अच्छा शब्द है। रुक रुक कर अगर कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स का मतलब दौरा होता है। अगर किसी को दौरा पड़ जाता है तो वो गिर जाता है बेटा। दौरा गिर गया, जैसे मान लो मिर्गी का दौरा आ गया तो वो काम करने लायक थोड़ी, तो गिर जाएगा। फिर मिर्गी का दौरा जब चला जाएगा तो फिर से चालू हो जाएगा। दौरा आया तो रुक गया, और स्टार्ट का मतलब फिर से चालू हो गया, यानी कि रुकना और चलना। फिट का मतलब क्या होता है? दौरे। कहते भाई इसे दौरे पड़ते हैं, तो ही गेट्स फिट्स, इसका मतलब इसको दौरे पड़ते हैं। ही गेट्स फिट्स, जब किसी को कहना हो कि इसको दौरे पड़ते हैं तो इंग्लिश बनती है ही गेट्स फिट्स, इसका मतलब इसको दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ने वाली सेंस है, दैट्स कॉल्ड फिट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि रुक रुक कर अगर कोई चीज होती है, दैट्स कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है दौरा पड़ा तो रुक गया, व्यक्ति गिर गया और फिर चालू हो गया। फिट्स का मतलब दौरे हैं, इसी से बना है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यानी कि कोई चीज अगर रुक रुक कर होती है, रुक रुक कर होना, दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इररेगुलरली, अब आप समझ ही गए, रेगुलर जो चीज नहीं है, लगातार जो नहीं हो रही। बड़ा प्यारा शब्द है स्पोराडिकली, इसका मतलब है बेटा इररेगुलरली, रुक रुक कर होना। जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आंसर, क्वेश्चन ये हो सकता है, आंसर में ये भी हो सकता है। स्पास्मोडिकली का भी मतलब है कोई चीज रुक रुक कर होना बेटा। राइट, अगर बारिश हो रही है, लगातार नहीं हो रही, स्पास्मोडिकली हो रही है। राइट, ऑफ एंड ऑन, यानी कि कभी ऑफ हो जाती है, कभी ऑन हो जाती है। ये तो बहुत कॉमन शब्द हुआ, कॉमन एक्सप्रेशन, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ऑफ एंड ऑन यानी कि रुक रुक कर होना। अब जरा वाक्य लेके देखो। द इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, वॉज रिकवरिंग, यानी कि आर्थिक व्यवस्था रिकवर कर रही थी। द इकोनॉमी वॉज रिकवरिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आफ्टर द लॉकडाउन, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे क्या कर रही थी? ग्रो कर रही थी, रिकवर कर रही थी, धीरे धीरे कर रही थी, रुक रुक कर। यानी कि कभी वो विकास रुक गया और कभी चल पड़ा, यानी कि लगातार विकास नहीं हुआ, कभी तो विकास रुक गया और कभी विकास चल पड़ा। रुका चला, दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। राइट, तो द इकोनॉमी वॉज रिकवरिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आफ्टर द लॉकडाउन। भाई लॉकडाउन के बाद पूरा का पूरा विश्व प्रभावित हुआ,
तो देश भी प्रभावित हुआ होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई होगी, और उस प्रभाव को दिखाने के लिए हमने वर्ड का इस्तेमाल किया बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि लगातार ना होकर रुक रुक कर अगर कोई चीज होती है, दैट्स कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इरेगुलरली, ये वर्ड बड़ा प्यारा है, स्पोराडिकली, स्पास्मोडिकली, राइट, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब कोई चीज रुक रुक कर होता है, महज एक शब्द नहीं, उसके साथ जितने बनते हैं वो साथ में लेने बहुत जरूरी है बेटा, राइट। सो कोई चीज रुक रुक कर होना, और हिंदी में जरूर लिखना बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही थी रुक रुक कर लॉकडाउन के बाद, ऑफ एंड ऑन से या बाय फिट्स एंड स्टार्ट से एक और वाक्य लेते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब यहां पर सारे वर्ड्स लगाए जा सकते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट लगा लो, इरेगुलरली लगा लो, स्पोराडिकली लगा लो, स्पास्मोडिकली लगा लो, या फिर लगा दो ऑफ एंड ऑन। ये सारे वर्ड्स इस ब्लैंक में आ सकते हैं बेटा। इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन, इट इज रेनिंग स्पोराडिकली, स्पास्मोडिकली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट एंड इरेगुलरली, रुक रुक कर बारिश हो रही है। चलिए अगले वर्ड की तरफ देखते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स। ये बड़ा गजब का है, ओवर हेड एंड ईयर्स, इसका मतलब कंप्लीटली ट्रैप्ड, पूर्णतया फंसा हुआ, दैट्स कॉल्ड ओवर हेड एंड ईयर्स। पूर्णतया कहीं पे फंसा हुआ उसे ओवर हेड एंड ईयर्स कहते हैं बेटा, कंप्लीटली ट्रैप्ड। आपने देखा होगा कि गोरक्षनाथ जी महाराज के जितने भी संत हैं जो कान को छिदवा लेते हैं, कनपाड़ा बोलते हैं उनको, कनपाड़े बाबा, तो ये क्या है, ओवर हेड्स एंड ईयर्स, राइट। वो ये मान लेते हैं कि इतना ही सत्य है, यानी कि कानों से और सर से ऊपर का इतना ही सत्य है, बाकी सब माया है, राइट। कहते हैं इतने को सत्य मानते हुए इस पर साधना करो, इसको कंट्रोल करो, राइट। अपने मन को, विचारों को, दृष्टि को, सेंसिस को आप कंट्रोल करो। यानी कि कान को बींधा इसलिए जाता है कि यहां पे जो चल रहा है, यहां पे जो जो विचार आ रहा है, उस पर एक एक विचार पर साधो अपने आप को, एक एक विचार पर काम करो, एक एक थॉट पर काम करो, हर एक विचार को जो इस कायनात की, इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो कहते हैं ओवरहेड, यानी कि जरा सा भी रास्ता छोड़ा नहीं है। जब कान फाड़ दिए गए, इसका मतलब यह दिखाने के लिए कि अब ये पूर्णतया गुरु के हाथ में है, गुरु के चंगुल में है, राइट। अब ये कहीं भाग के जा नहीं सकता, अगर भागेगा भी तो फटे हुए कान ये बताएंगे कि इसने साधना की हुई है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली, उसको कंप्लीट ट्रैप किया, यानी कि कंप्लीट एंटेंगल, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली ट्रैप्ड बेटा, राइट। ओवर हेड्स एंड ईयर्स, यानी कि कंप्लीटली ट्रैप्ड, पूर्णतया फंसा हुआ, पूर्णतया उसमें सराबोर जो हो रखा है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली ट्रैप्ड। ओवर हेड एंड ईयर्स, वाक्य लेते हैं बेटा, दे आर ओवर, वाक्य लेते हैं, दे आर ओवर हेड्स, दे आर ओवर हेड एंड ईयर्स, दे आर ओवर हेड, क्योंकि व्यक्ति का एक ही हेड होता है और कान दो होते हैं, तो इसलिए ईयर्स आया और हेड आया। दे आर ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कि कंप्लीटली ट्रैप्ड इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब क्या है, कर्जा। दे आर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट, यानी कि वो पूर्णतया फंसे हुए हैं, पूरे फंसे हुए हैं, किसमें, कर्जे में, राइट, कर्जे में फंसे हुए हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है बेटा पूरा फंसा होना, या पूर्णतया ट्रैप्ड होना, पूर्णतया फंस जाना कहीं पे। ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली ट्रैप्ड, दे आर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। शाबाश बेटा, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली ट्रैप्ड। लेट्स स्टार्ट। जैसे जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज ओवर हेड एंड ईयर्स, इज ओवर हेड एंड ईयर्स अगेंस्ट रशिया, यानी कि कंप्लीटली ट्रैप्ड। ये आप कह सकते हो, वाक्य बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं 8वें के बाद, 8वें से अगले वर्ड पर चलते हैं, 9वें पर देखते हैं क्या सिखाना है। 9वें को हमें सिखाना है टू कॉल इट अ डे। ये बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा बेटा, जब भी आप अधिकारी बनोगे तो ये वर्ड आपके सीनियर्स बहुत इस्तेमाल करेंगे, राइट। जब कोई दिन पूर्ण होने की तरफ हो, यानी कि आपने पूरा काम कर लिया इस दिन में जो भी करना था। जज भी बहुत बार बोलता है, जैसे मान लीजिए जज किसी केस की सुनवाई कर रहा है और 1 घंटे से सुनवाई चल रही है, 1 घंटे से वो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि आज वो पूर्णतया, आज की जो जितनी भी कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है,
तो जज एक बात कहते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब अब हम और काम नहीं करेंगे, यानी कि उस दिन को कंक्लूड किया जा रहा है, राइट, उस दिन को पूर्णतया कंक्लूड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉल इट अ डे। इधर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो इधर ले लेते हैं थोड़ा, लेट्स या सो टू कंक्लूड यानी कि पूर्णतया निष्कर्ष की तरफ, यानी कि समाप्त कर देना किसी चीज को, जितना काम हो सकता था उतना काम करके उसे संपूर्ण कर देना या समाप्त करना, फिनिश करना, टू कंक्लूड निष्कर्ष दे देना। प्रोसीडिंग्स, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, जज ने क्या कहा भाई, अब और प्रोसीडिंग्स नहीं। डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को रोकने का अगर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब नहीं करेंगे, यानी कि संपूर्ण कर दिया। डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जैसे मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, 3 घंटे क्लास चली और क्लास पढ़ाने के बाद 3 घंटे के बाद मैं बच्चों को कहता हूं कि लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब अब आगे क्लास नहीं बढ़ेगी, आज की क्लास ओवर हो गई, लेट्स कॉल इट अ डे। तो इसका मतलब यही होता है, वाक्य आ गया लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि हम चलो अब और काम नहीं करेंगे, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। लेट्स कॉल इट अ डे, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। ऑन माई लास्ट लेग्स का मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ बेटा, इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड। लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, थका हुआ, वेरी टायर्ड। चलो अब और कुछ नहीं करेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब लेट्स कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, अब हम और कुछ नहीं करेंगे। आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, इसका मतलब है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। लेट्स कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, वाक्य ले सकते हैं, द कोच called it a day, called it a day after the 5-hour practice। 5 घंटे के अभ्यास के बाद कोच ने क्या कर दिया, कॉल इट अ डे कर दिया, यानी कि फिनिश कर दी क्लास या फिनिश कर दी कोचिंग, दैट इज कॉल्ड कॉल इट अ डे। द कोच कॉल्ड इट अ डे आफ्टर 5-hour प्रैक्टिस, राइट, कि भाई अब हम कॉल इट अ डे का मतलब अब रात को थोड़ी कोई काम करता है, काम कब होता है, दिन में, इसका मतलब बस आज दिन में जितना करना था कर लिया, अब आराम करो जाके, दैट इज कॉल्ड कंक्लूड, कॉल इट अ डे। नोट जरूर करते रहिएगा बेटा अपनी नोटबुक में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 10th, टू पुट अप विद, इसका मतलब बियर विद है बेटा। पुट अप विद को अलग से समझाने की जरूरत नहीं, अगर आप मुझसे सेशन में शुरू में ही जुड़ गए थे तो अगर आपको बियर विद समझ में आ गया बेटा तो मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बियर विद का ही मतलब है पुट अप विद। देखो आगे ना, टॉलरेट, एक्सेप्ट और कंटिन्यू और एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक्सपीरियंस और समवन हु बिहेव्स अनप्लीजेंटली, जो बहुत घटिया तरीके से बिहेव करता है उसको सहन करना। अगर बियर विद आ गया तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पुट अप विद समझ में नहीं आ रहा तो बियर विद समझ लो, क्योंकि पुट अप विद और बियर विद दोनों सिनोनिम हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। बियर विद मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं और पुट अप विद उसी का सिनोनिमस है बेटा, राइट। तो कंटिन्यू टू एक्सेप्ट, लगातार एक्सेप्ट करना किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन और एक्सपीरियंस को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत घटिया तरीके से बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड पुट अप विद। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, बैठा है सामने, लगातार नाक में उंगली डालकर आपसे बातें कर रहा है, खाने का ऑर्डर किया तो आपके साथ खाना खाने की जिद भी कर रहा है, जबकि उसके यहाँ हाथ जो है वो धुले नहीं है, तो आप कहोगे आई कांट पुट अप विद यू, बोलोगे ना आई कांट पुट अप विद यू, कहते हैं यार अब खाना तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ नहीं खा पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड पुट अप विद समबडी, राइट। सो हु बिहेव्स, आई कैनॉट पुट अप विद अ लेजी फेलो इन द क्लास, यानी कि आई कैनॉट पुट अप विद अ लेजी फेलो का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई लेजी अगर बच्चा है, कोई लेजी अगर व्यक्ति है तो क्लास में अगर वो सुस्त है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल या बास्केट, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बास्केट, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है बेटा। एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेबों को सड़ा देता है, तो हम क्या करते हैं, जब बाहर भाग, मुंह धो के आ या भाग जा, तो ऐसे व्यक्ति को निकालना बहुत जरूरी। आई कैनॉट पुट अप विद अ लेजी फेलो इन द क्लास, क्लास में पूरी त्वरा, ताकत, जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। ये कोई तरीका है कि आप बैठ के जमाइयां मार रहे हो या सुस्ती आ रही है, राइट, आलस्य है, काम के प्रति घटिया नीयत है बेटा आपकी, राइट। तो आई कैनॉट पुट अप विद अ लेजी फेलो इन द क्लास, क्लास में किसी लेजी फेलो को मैं सहन नहीं कर सकता, राइट। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लगातार आप शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा लोगों को। अगर बेहतरीन आपको लग रहे हैं सेशन तो उनका भी भला होने दें,
वर्क विद वर्किंग टुगेदर, काम अगर आपका बन रहा है तो दूसरों का भी बनने दे। इसी वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव के साथ स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।